अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में पहला मार्शल नाफिज करने वाला डिक्टेटर जनरल अयूब खान था। अब जनरल अयूब खान अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था? कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी था, कुछ लोग कहते हैं कि बुरा आदमी था। मेरी एक बात याद रखना, कोई भी आदमी पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं होता। वो सिर्फ अंबिया किराम थे जो गलती से बिल्कुल पाक और साफ थे। बाकी उसके बाद हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। कुछ लोगों में अच्छाई ज़्यादा तो बुराई कम, और कुछ लोगों में बुराई ज़्यादा तो अच्छाई कम है। अब अयूब खान कैसा आदमी था, इसको आपने स्टडी करना है, तब आपको जाके पता लग जाएगा कि अयूब खान कैसा आदमी था। तो अयूब खान को जानने के लिए कुल 3 स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। पहला, अयूब खान के कुछ देर के पहले का ज़माना माशाल्लाह नाफिज करने से पहले। फिर माशाल्लाह जब उसने नाफिज किया, फिर इलेक्शन कर रहा था वो, और उसने जो रिफॉर्म्स किए वो आपको अयूब खान यूं क्लियर हो जाएगा। देखो, जब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था तो 12 मार्च 1949 को, आपको पता है जब एक मुल्क वजूद में आ जाता है तो मुल्क को, स्टेट को चलाने के लिए कानून चाहिए, आइन चाहिए। तो आइन तो अभी तक पाकिस्तान का बना नहीं था, तो 1935 का जो इंडियन एक्ट था वो चल रहा था। तो आइन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए थी, आइन को बनाने के लिए जो राह साफ हो रही थी, तो उसके दौरान करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें ये तमाम उसूल लिखे थे कि इस मुल्क में कौन सा कानून नाफिज होगा, वो पास हुआ 12 मार्च 1949 को। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था उस वक्त, उसने पास किया। कायदे आज़म तो वफात हो चुके थे 1948 में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन करारदाद मकासद में क्या था कि जो हमारा आइन बनेगा वो प्योरली इस्लामिक होगा। इस्लामिक आइन, इस्लामिक कवानीन राइज होंगे, उसमें इक़्तिदार आला अल्लाह ताला को हासिल होगा, तमाम फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, जमहूरियत इस मुल्क में होगी, फेडरल सिस्टम नाफिज होगा, अदलिया आज़ाद होगी, अदलिया के ऊपर किसी का हाथ नहीं होगा। अब वो ख्वाह नाफिज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लिखने में तो लिखा था ना। और माइनॉरिटी की अक़लियत के हुकूक़ होंगे, जो ईसाई, हिंदू वगैरह मुसलमान के बगैर जो और रहते हैं यहाँ पर, उनके अपने हुकूक़ उनको मिलेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये माइनॉरिटी राइट्स इस्लामी कवानीन में रखे थे ना, कि जो बंदा ज़िम्मी काफिर को नुकसान पहुँचाएगा तो ज़िम्मी काफिर का वकील क़यामत के रोज़ में होगा। ये माइनॉरिटी राइट्स है इस्लाम में। ज़िम्मी काफिर को आप इस्लामिक स्टेट में बुरा लफ्ज़ तक भी नहीं कह सकते, अगर कह दिया तो उसका वकील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ होगा। तो वही माइनॉरिटी राइट्स इस्लाम के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी होंगे। ये करारदाद मकासद में पाया। अब इसी करारदाद मकासद को मद्देनज़र रखते हुए 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन वजूद में आ गया, जिसमें 234 आर्टिकल 13 हिस्सों में थे। अब क्या हुआ देखो, 1956 के बाद उस वक्त प्रेसिडेंट जो सदर था वो सिकंदर मिर्ज़ा था। तो अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को किक आउट करके निकाल के 1958 में 1958 में पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। ये पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ था जो पाकिस्तान में नाफिज हुआ। ठीक है, अब देखो, जब ये हुआ तो आइन, मुल्क, कानून मुल्क का वो इंजन होता है जो मुल्क को चलाता है। इसको बनाने में बहुत मेहनत और तगोदो लगती है। एक कानून को अगर एक मुल्क में यके बाद दिगरे थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई बदलता रहता है तो वो मुल्क चल नहीं सकता। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक गाड़ी के अंदर हर 2-3 किलोमीटर बाद आप इंजन बदल रहे हो तो मंजिल तक पहुंचना बहुत दूर की बात है, आपकी गाड़ी भी सही तरह से चल नहीं पाएगी। यही काम किया अयूब खान ने, जो 1962 में, 1958 में मार्शल लॉ नाफिज किया। 4 साल बाद 1962 में अपना आइन नाफिज किया, एक और आइन बनाया जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 1962 का आइन कहते हैं। उसमें उसने क्या किया, दरअसल अयूब खान सारी ताकत, सारी पावर अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लाना चाहता था, सियासतदान को दबाना चाहता था। तो इब्डो, प्रोडो, पोड़ा जैसे कवानीन भी पास किए। इब्डो, प्रोडा, पोड़ा, ये सारे कवानीन ये कहते हैं कि जो सियासतदान में थोड़ी सी भी करप्शन निकल आई उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो उस कानून के तहत तकरीबन 7 साल के लिए 7000 सियासतदान नाअहल हुए। तो सियासतदान दब गए, पावर अयूब खान, जनरल अयूब खान के हाथ में आ गई। और आइन के अंदर भी यही कह दिया कि आइन के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको पता है। उसमें सारा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है और प्रेसिडेंट सदर ही अपने कैबिनेट को सेलेक्ट करता है।
तो प्रेसिडेंट तो उस वक्त जनरल अयूब खान ने खुद को खुद बनाया था, तो प्रेसिडेंट था। सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया तो सारा पावर अयूब खान के हाथ में ऑटोमेटिकली चला गया। उसके बाद अयूब खान ने जो सूबाई खुद मुख्तारी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वो भी कम कर दिया। सूबों के पास भी ज़्यादा इख्तियारात नहीं थे, तो सारे इख्तियारात प्रेसिडेंट सदर के पास, और सदर अयूब खान था तो अयूब खान के पास चले गए। बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया, इक़्तिदार आला अल्लाह ताला को हासिल होगा, ये आइन में लिख दिया। देखो हर आइन में आपने देखा है कि इक़्तिदार आला अल्लाह ताला को हासिल है, लेकिन अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल का निज़ाम नाफिज है या नहीं ये आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया है यहाँ पर, लेकिन लिखने में हर आइन में मौजूद है कि इक़्तिदार आला अल्लाह ताला को हासिल है। अच्छा, इस्लामिक लाज होंगे तो ठीक है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम होगा, खूबसूरत नाम है, लेकिन इससे पहले आपको पता है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नाम नहीं रखा था। पहले नाम रखा था जमहूरियत पाकिस्तान, फिर पब्लिक प्रेशर बन गई तो उस प्रेशर की वजह से वापस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हो गया। अब ये उस आइन के चीज़ा नुकात थे जो अयूब खान ने चेंजेस करके 1956 के आइन को मुस्तरद कर दिया, 1962 का आइन नाफिज हुआ। उसके बाद जब 3 साल गुजर गए तो 1965 के इलेक्शंस आ गए। 1965 के इलेक्शंस के दौरान अपोजिशन बुरी तरह से डिवाइडेड हो चुकी थी, अलहदा थी, उनमें इत्तेहाद नहीं था। तो जनरल अयूब खान के मुकाबले में कौन खड़ा होगा ये फैसला क्लियर नहीं था। सिर्फ वाहिद एक शख्स थी जो अवाम में इतनी मकबूल थी, जो जनरल अयूब खान को इलेक्शंस में हरा सकती थी, और उसका नाम था मिस फातिमा जिन्नाह, कायद-ए-आज़म की बहन। तो कायद-ए-आज़म की बहन 1965 के इलेक्शन में मिस फातिमा जिन्नाह अयूब खान के मुकाबले में खड़ी हो गई, लेकिन अयूब खान ने भी यहाँ पर बहुत गंदा खेल खेला, जिस तरह से उसने इब्डो और प्रोडा वगैरह सियासतदानों के साथ किया था। अयूब खान ने मिस फातिमा जिन्नाह पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडियन एजेंट थी, ये रा एजेंट थी, ये इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करने आई है। इतने में 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग भी शुरू हो गई। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त दिफाई कार्रवाई की। शदीद जंग के बाद पाकिस्तान ने इंडिया का बहुत सारा इलाका कब्जा लिया। ये वही पॉइंट था जहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ हो गया था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था और पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने ये मुआहिदा भी किया था कि हमारे हथियार को आपने इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान क्या करता, अब हमला हुआ है तो हथियार हमने कुछ खाने के लिए तो नहीं ख़रीदे थे, दिफाई कार्रवाई के लिए ख़रीदे थे, और दिफाई कार्रवाई उसी हथियार के ज़रिए पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ की। उस पर अमेरिका भी खफा हो गया। खैर जो भी हो, इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान ने इंडिया से बहुत सारा इलाका कब्जा लिया। ऑस्ट्रेलिया का एक मैगज़ीन था जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली थी, क्योंकि बहुत सारा इलाका पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया था। इंडिया ने भी कुछ इलाका कब्ज़ा किया था, लेकिन अपने सिपाही के खून बहाने के बाद बेचारे सिपाहियों ने कुर्बानी देकर मुल्क की दिफा भी की और उनसे ज़मीन भी कब्जा ली। एक डिक्लेरेशन हुई जो हिस्ट्री में एक पॉइंट चेंजिंग चीज़ साबित हो गई, ताशकंद डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में 1966 में ये हुई, जनरल अयूब खान ने मुआहिदा इंडिया के साथ ये किया कि जो ज़मीन आपकी हमने कब्ज़ा की है वो हम आपको वापस कर देंगे। अब जनरल अयूब खान ने बानी पाकिस्तान की बहन मिस फातिमा जिन्नाह के साथ जो किया, लोग अयूब खान के ख़िलाफ़ निकल गए थे, लोग अयूब खान के ख़िलाफ़ हो गए थे, अयूब खान के ख़िलाफ़ एक आग लग गई थे मुल्क के अंदर। इसके ऊपर सोने पे सहागा ये, जब ये डिक्लेरेशन ताशकंद मुआहिदा हुआ तो लोग और भी भड़क उठे। ताशकंद मुआहिदे ने जल्दी पर तेल चढ़कने का काम किया, लोग सड़कों पर निकल आए, खुलेआम सड़कों पर अयूब खान के ख़िलाफ़ नाराबाजी शुरू हो गई। लोग अब रुकने वाले नहीं थे। यहीं पर एक शख्स ने इसी पॉइंट का फ़ायदा उठा लिया, और ये वो शख्स था जो खुलेआम अयूब खान को सपोर्ट करता था और उसको डैडी कहा करता था। उस शख्स का नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और भरपूर तरीक़े से एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर मगरबी पाकिस्तान में उभर आया, अपनी एक पार्टी भी बना डाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब पाकिस्तान पीपल पार्टी किस तरह से उभर कर आई, इसके पीछे वजूहात क्या थी, क्यों मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर बांग्लादेश बन गया, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे।
यहाँ अब हम ये देखेंगे कि ये तो अयूब खान ने जो कार्रवाई की थी अपने मार्शल के ज़माने में, ये तो आपने सुन ली गौर के साथ। तीसरे स्लाइड में हमने अब ये भी देखना है कि अयूब खान ने कुछ अच्छे बेहतरीन काम भी पाकिस्तान के लिए किए थे। वो क्या थे? रिफॉर्म्स अयूब खान ने क्या की थी। देखो, नंबर 1 जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थी, पाकिस्तान ज़राअत तौर पर खुद मुख्तार मुल्क बन गया था। पाकिस्तान गंदम में पहली बार खुद मुख्तार हो गया था, गंदम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहा था। इसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से तारीख में जानते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अयूब खान ने की थी। क्या की थी? मिसाल के तौर पर ज़मीन पर एक लिमिट लगाया। सरमायादाराना निज़ाम में सरमायादारों के पास, ज़मींदारों के पास जितनी भी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, उन ज़मीनों पर एक हद लगाया, लिमिट लगाया कि इसके ऊपर आप ज़मीन अपने साथ नहीं रख सकते। ये काम बाय द वे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी किया था, तो फ्रूटफुल साबित हुआ था। तो इसने ये लिमिट लगाया कि वो ज़मीन जो नहरी ज़मीन है, जिसको पानी नहरों से मिलती है, नहरी ज़मीनें हैं, वो 500 एकड़ से ज़्यादा एक शख्स अपने साथ नहीं रख सकता। इसके ऊपर जो ज़मीनें हैं उसके पास वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में आ जाएंगे। गवर्नमेंट उसको उसके बदले बॉन्ड्स इशू कर देंगे कि ये आपकी ज़मीन है। हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ज़राअत के बेहतरी के लिए। और अगर बारानी ज़मीन है तो फिर 1000 एकड़ रख सकता है एक शख्स अपने साथ। 1000 एकड़ के ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है तो वो हुकूमत को वो सौंपेगी, बॉन्ड्स उसको इशू कर दिए जाएंगे और हुकूमत उस पर ज़राअत करेगी और ज़राअत को फ़रोग़ देगी। और ज़राअत ने डेवलप किया इस ज़माने में, हमने देखा। तो ये एक अच्छा काम था, अच्छा स्टेप था जनरल अयूब खान। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इक़्तिसादी तौर पर भी पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया था अयूब खान के ज़माने में। क्योंकि अयूब खान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का ईरा चल रहा है, ज़माना इंडस्ट्रीज़ का चल रहा है, तो सनत पर तवज्जो की उन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ दिया मुल्क में, और उस वजह से इक़्तिसादी हालात मुल्क के बेहतरीन हो गए। और उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को सहूलियात फराम की, टैक्सेस के पैसे उनको देने लगे, मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात ऐसे प्रोवाइड की कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहे, और इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो अयूब खान के ज़माने में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान इस काबिल था कि दूसरे ममालिक को कर्जा देता था। आज खुद कर्जे के पीछे घूम रहा है, उस वक्त वो दूसरे को कर्जा देता था। तो इक़्तिसादी हालात भी बेहतर किए थे अयूब खान ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। तीसरा जो है सोशल रिफॉर्म्स, इसमें इसने कहा कि मैरिज की रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, चलता है। ये दो जो है कि तलाक बैन हो गई। तो इस्लाम ने जब तलाक बैन नहीं की, अल्लाह ने तलाक बैन नहीं की, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आप कह रहे हो कि इस्लामी कवानीन हो गए, तो इस्लामी कानून के मुताबिक तलाक तो अल्लाह ताला ने बैन नहीं की, हिंदुओं ने बैन की है। तो आप अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ किस तरह से ये कह सकते हैं कि तलाक बैन होगी? कोई तलाक नहीं दे सकता। तो ये सोशल जो रिफॉर्म है ये उसका अच्छा नहीं था। और दूसरी शादी अगर करनी है तो पहली बीवी से इजाज़त लेना पड़ेगा। तो ये तो खैर चलता है। और इसके अलावा एक आर्बिट्रेशन कौंसल बनाया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई तज़ाद आ जाए तो उस तज़ाद को हल करने के लिए हर जगह पर यह कौंसल होगा, ये उनके दरमियान सुलह करेगा। तो ये उसके सोशल रिफॉर्म्स थे। तो कुछ अच्छे काम जनरल अयूब खान की ये भी थे। जनरल अयूब खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो किस तरह से आया, मशरिक़ी पाकिस्तान किस तरह से जुदा हो गया, वजूहात क्या थी, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।